Namaskar, my all dear student of class 12. I'm your English mentor today, brought to you a new video from your supplementary book Vistas. And in this video, I'll cover chapter number 9, that is Memories of Childhood, written by Jit Kalasa and Bama. Two writers are there because this chapter is the inclusion of two parts. Okay, short two stories are there that have been written by different writer. So first story is written by Jit Kalasa and second story is written by Bama. Both are the female writer and they have shared the memories of their childhood. The same thing means the theme, we can say the theme or the mentality to present or to write this story is the same, and that's why this two stories has given same name, that is Memories of Childhood. So the first story, let's have the information about the writer. Jit Kalasa, a Native American woman, was a Yankton, Dakota writer. Yankton, Dakota writer is also related with USA. ठीक है, तो USA मतलब एक American writer थी. She was an editor, translator, musician, educator and political activist. She was also known by her anglicized and married name, that is Gertrude Simon Bonin. Okay, then Gertrude Simon Bonin, ये उनका married name था, anglicized name, and Jit Kalasa was her pen name. ये उनका पेन नेम था. शी बिगैन टू पब्लिश हर आर्टिकल इन 1900. तो उन्होंने अपना पेन नेम रखा था जिससे कि वो अपनी राइटिंग्स को जानती थी. असल में उनका नाम क्या था? गर्ट्रूड सिमोन बॉनिन, लेकिन उन्होंने पेन नेम रखा था जिट कलासा. यहाँ पर ये स्टोरी भी जो है वो जिट कलासा के नाम से ही है. She was born on 26 Feb 1876, Yankton Reservation, South Dakota, United States, and died on 26 January 1938, Washington DC, United States. So this was some information about Jit Kalasa, जिन्होंने अपने साथ जो उनकी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज हैं उसको एक स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पर हम लोगों के साथ शेयर किया है. ये उनका उस टाइम का स्टोरी है जब उन्होंने शेयर किया है जब वो बहुत छोटी थी. ओके, शी वॉज इन हर स्कूलिंग, दैट टाइम की स्टोरी उन्होंने यहाँ पर शेयर की है. चलो, बिफोर वी रीड some of the introductory part has been given in the starting of your chapter. Let's move towards that. This unit presents autobiographical episodes from the lives of two women for marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. So, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से रिलेटेड है, मार्जिनलाइज मतलब मार्जिन आप लोग समझते हो, एक लिमिट, एक बॉर्डर. तो ये दोनों ही जो है राइटर हैं जिट कलासा एंड बामा, दोनों ही मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से रिलेटेड थी. मतलब जिसको जैसे आप बोल सकते हो, जैसे हमारे यहाँ होते हैं जनरल अलग होते हैं, ST, SC, OBC. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, आप लोगों ने सुना होगा इस तरह का. तो वो बिल्कुल मार्जिनलाइज सोसाइटी पे थी. मतलब उनको सोसाइटी में जो बहुत अदर जो होती हैं क्लैन एंड रिलीजन, वहाँ पे उनको दर्जा नहीं मिला था. तो वो दोनों ही मार्जिनलाइज सोसाइटी से रिलेटेड थी और उन्होंने दोनों ने ही अपने चाइल्डहुड के इंसिडेंट्स को रिफ्लेक्ट किया है जो कि मेन स्ट्रीम से रिलेट करता है. नाउ मेन स्ट्रीम मतलब जो आपकी रिप्यूटेड और रिनोड क्लैन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे कि पंडित. अगर हम अपनी हिंदू की बात करें तो हमारे यहाँ ब्राह्मण वगैरह को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि वो प्रथम पूज्य होते हैं. इस तरह की हम लोगों की बिलीफ है. ये बहुत टाइम से चला आ रहा है. ये सारी चीज़ें अभी भी उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया जाता है सोसाइटी में. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सोसाइटी में लोअर कास्ट दिया गया है, लोअर सेक्शन दिया गया है. तो मेन स्ट्रीम के में उनके रिलेशन कैसा था जब वो दोनों छोटी थी, उसके बारे में उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स में बताया है. ऑटोबायोग्राफिकल मतलब जिट कलासा ने जो एपिसोड बताया है वो उन्होंने खुद लिखा है. जो बामा ने इंसिडेंट से शेयर किया है वो भी उन्होंने खुद लिखा है. मीन्स बोथ हैड gone through with these two incidents that they have shared here. The first account is by the American Indian woman born in the late 19th century. The second by the contemporary Tamil Dalit writer. तो जो first थी वो अमेरिकन इंडियन राइटर थी जो कि जिट कलासा, और जो दूसरी थी वो थी बामा जो कि कहाँ की थी? दलित राइटर. ठीक है, तमिल दलित राइटर. दलित लोगों को भी मार्जिनलाइज सोसाइटी का माना जाता है, तमिल से रिलेटेड थी वो. Now, Gertrude Simon Bonin, born in 1876, was an extraordinary, talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards the Native American culture and women. Now, prejudice means when you are making any kind of thought about anyone earlier.
ठीक है, आपने उससे बात नहीं की, आप उसको जानते नहीं हो, आपने उसके बारे में एक राय लगा लिया और उसी बेस पे आप उसको जज कर रहे हो, असेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये उस समय की बात है जब जित कलासा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स शी हैज़ प्रेजेंटेड हर सेल्फ एज एन एजुकेटेड अमेरिकन वुमेन, ठीक है, एजुकेटेड अमेरिकन वुमेन, और उन्होंने स्ट्रगल किया था और उस स्ट्रगल को जीता भी था, जबकि अमेरिका में उस मतलब इतनी डेवलप्ड कंट्री की सोसाइटी में प्रेजुडाइज प्रवेल था, प्रेजुडाइज बना हुआ था, किसके लिए, नेटिव अमेरिकन कल्चर के लिए और वुमेन के लिए, मतलब उनको वो सेम जो स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, जो सेम स्टैंड मिलना चाहिए सोसाइटी में, वो उनको नहीं मिला था। As a writer, she adopted her pen name Jitkalasa and in 1900 began publishing the articles and that was criticizing the Carlish Indian school. Her works criticized dogma and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression. तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा था, पेन नेम जिटकलासा रख लिया था। उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी उनको 1900 से पब्लिश करना शुरू किया, अपने खुद के लिखे आर्टिकल्स और राइटिंग को पब्लिश करना शुरू किया, और उसमें जो उनकी एक राइटिंग थी उसमें उन्होंने कार्लिश इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब वहाँ पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था तो इस स्कूल को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है अपने वर्क में। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा, डॉगमा इज कॉल्ड समथिंग दैट इज प्रूवन ट्रू, ओके, या दैट इज कंसीडर्ड एज ट्रू, जो माना जाता है कि हाँ भाई ये तो सच है, कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, किसी ने बना दिया कि भाई हाँ ये सच है तो वो सारा सच वही माने जा रहे हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो सारी चीज़ें, वही बिलीफ, वो सब लोग कंसीडर करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने इस तरह के क्रिटिसाइज्ड डोगमा, जो वहाँ के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे प्रिवेल इस तरह के बिलीव्स थे, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। पहले से बनाए हुए जो रूल्स थे जिसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था, अपनी राइटिंग में उनको क्रिटिसाइज़ किया। उनकी जो लाइफ थी एज ए नेटिव अमेरिकन वुमेन, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, किसके लिए, टुवर्ड्स इविल्स ऑफ द ऑपरेशन। इविल्स इज कॉल्ड द बैड थिंग्स, ठीक है, बैड डोमेन्स। ऑपरेशन इज कॉल्ड व्हेन यू आर टॉर्चरिंग someone, when you are discriminating someone। और यहाँ पर ये किसकी बात की, ऑपरेशन किसके अगेंस्ट होता था, ऑपरेशन अगेंस्ट द वुमेन एंड ऑपरेशन अगेंस्ट द अदर अमेरिकन, नॉट द नेटिव अमेरिकन, जो बाहर के लोग होते थे, ठीक है, जो वहाँ पे रह रहे थे, जो वहाँ के लोग नहीं थे, उन सभी लोगों के खिलाफ जितना भी ऑपरेशन होता था उसके लिए उन्होंने अपनी राइटिंग को डेडिकेट किया। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड पर्सनालिटी की राइटर थी। She was not having any kind of fear, okay, whatever she wanted to present in her writing, she do present, वो present करती थी। Bama is the pen name of Tamil Dalit woman from Roman Catholic family. She has published 3 main works: an autobiography, Karukku, that came in 1992, a novel, Sangati, 1994, and a collection of the short story that was Kisumbukaram, that had come in 1996. The following excerpt has been taken from the Karukuru. Karukuru means the Palmyra leaves, which with their serrated edges on both sides are like double-edged sword. By the felicitous pun, the Tamil word Karaku contained the word karu, and then embroy of the seed also mean the freshness and newness. तो जो दूसरी स्टोरी है वो किसने लिखी है, वो बामा ने लिखी हुई है, जो एक तमिल दलित वुमेन थी, मार्जिनलाइज सोसाइटी से रिलेटेड थी, और वो रोमन कैथोलिक फैमिली से रिलेटेड थी, ठीक है। तो वो रोमन कैथोलिक तमिल दलित क्रिश्चियन थी। देन उन्होंने जो अपना पब्लिश किया था राइटिंग, वो उसमें उनके 3 जो मेन वर्क हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, दैट इज कारुक्को, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो स्टोरी है वो इसी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट से ली गई है जो हम पढ़ेंगे, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो आई थी 1992 में, फिर आई थी संगति 1994 में, और छोटी शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन था किसुम्बुकरम, ये आया था 1996 में। जो एग्जर्प्ट है, जो हमारा ये फॉलोइंग एग्जर्प्ट है, फॉलोइंग एग्जर्प्ट आप बोल सकते हो पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पार्ट कौन सा है, ये चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये कारुक्कू से लिया गया है। कारुक्कू का मतलब होता है पल्मायरा लीव्स। नाउ पल्मायरा लीव्स आप बोल सकते हो जो दोनों तरफ से कैसी होती हैं, सेरेटेड एजेस, सेरेटेड आप बोल सकते हो कट, जो कटेड एजेस होते हैं, ठीक है, कटेड आप बोल सकते हो, या जिगजैग बोल सकते हो। आपने देखा है ना जो बड़ी बड़ी पाम की लीव्स होती हैं, इस तरह की लीव्स होती हैं ये, ठीक है, इस तरह की जो लीव्स होती हैं ये, तो
ये जो थी और ये किसका काम करती थी, ये जो एजेस थे इनके, ये कैसे लगते थे, दीज वर जस्ट लाइक द सोड, तलवार की तरह लगते थे वो। एक तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है करक्कू, जिसका मतलब है पल्मायरा लीव्स, और उनके जो सैरेटेड एजेस थे, जो कटेड एजेस थे जिगजैग, और शार्प एजेस थे दोनों तरफ, वो डबल एज सोड की तरह लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे डबल एज सोड है। अभी यहाँ पे उन्होंने एक फेलिटिशियस पन दिया है। पन का मतलब होता है डबल मीनिंग, ठीक है। डबल मीनिंग का क्या मतलब हुआ, लाइक जहाँ पे भी आप कोई शार्प चीज़ या नुकीली चीज़ को बोल रहे हो तो वहाँ पे उसके दो मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पल्मायरा लीव्स वन ऑफ द थिंग्स दैट इज सीम्स नेचुरल। दूसरा, वो जिंदगी की सच्चाई को, रियलिटी को जो कितना हार्श है वो बताना चाहती थी अपने इस फेलिशिटियस वर्क से। तो फेलिशिटियस वर्क को आप बोल सकते हो रिमार्केबल वर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। रिमार्केबल मतलब जो नोटेबल वर्क हो सकता है, एक बहुत एक्सीलेंट वर्क, फैबुलस वर्क, वेल प्रेजेंटेड वर्क, कुछ भी बोल सकते हो। सो फेलिशिटियस पन है जो उन्होंने लिखा है, कारकू का दिस बुक लिखी है जो उन्होंने, कारकू। और ये तमिल वर्ड में अगर हम इस कारकू को तोड़ें, ठीक है, अगर स्प्लिट करें तो कारू, जो फर्स्ट वर्ड है इसका कारू, उसका मतलब होता है एम्ब्रॉय और सीड। एम्ब्रॉय यहाँ पे ह्यूमन बेबी के लिए, जो ह्यूमन बेबी मतलब फीटस का पार्ट होता है, व्हेन द बेबी इज स्टार्टेड टेकिंग शेप, उससे जो पहले का पार्ट होता है, एग बोल सकते हो, एम्ब्रॉय या सीड, ठीक है। तो कारू का मतलब हुआ एम्ब्रॉय या सीड, जिसका मतलब होता है फ्रेशनेस या न्यूनेस, न्यू लाइफ, ठीक है। एम्ब्रॉय या एग, इसका मतलब ही होता है कि न्यू वन, समबडी न्यू अबाउट टू कम, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट जिटकला सायन बामा। इनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, इतना डिटेल में दिया गया है आपके चैप्टर में, बिकॉज ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, ठीक है, एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। चलो फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम है दैट इज रिटन बाय जिटकला सा। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जिटकला सा। The first day in the land of the apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and trees were bare. A large bell rang for the breakfast, its loud metallic voice then crashing through the belfry overhead and into the sensitive ears. तो जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ पर जिटकला साहब ने फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल के बारे में बता रही हैं कि वो जब लैंड ऑफ एप्पल्स में गई थी पढ़ाई करने के लिए। लैंड ऑफ एप्पल्स इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जहाँ पे उनका रीजन था उसके नदर्न साइड में वो गई थी। तब वहाँ पे बिटर कोल्ड वन, बहुत ज़्यादा ठंड थी, फ्रीजिंग कोल्ड पड़ रहा था, और जो स्नो थी उसने अभी भी पूरे ग्राउंड को कवर कर रखा था। पूरे ग्राउंड पे स्नो कवर थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। जो ट्रीज थे वो कैसे हो गए थे, बेयर हो गए थे, अनकवर्ड हो गए थे। ट्रीज पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ओनली स्नोज वर प्रेजेंट, और उसको ही देखा जा सकता था। उसकी जो फूल पत्तियां वो थी वो सब उससे खाली हो गए थे, ओनली स्नो वर देयर। जो बहुत बड़ी सी बेल है जो बाहर टंगी हुई थी, और वो थी ब्रेकफास्ट के लिए जब वो बजती थी, और वो बहुत लाउड मेटल की जो बेल थी, और उसकी जो वॉइस थी बहुत ज़्यादा क्रैशिंग थी। और बेल फ्राई इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द बेल, जहाँ पे बेल लगी होती है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका टार हुआ, जहाँ पे बेल लगी हुई है, यहाँ से आवाज़ निकलती है। जब बेल बजती है तो यहाँ से आवाज़ निकलती है। तो बेल फ्राई, जहाँ से आवाज़ निकलती है, वो जो पार्ट होता है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर था, और वो हमारे सेंसिटिव ईयर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी करता था, क्योंकि वो हमको कैसी फील देता था, वो एक तरह से क्रैशिंग फील देता था, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रैशिंग आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत तेज़ी के साथ कोई नॉइज़ कर रहा है, शोर मचा रहा है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि अभी वो कहाँ है, उनका एडमिशन हुआ है नॉर्थ अमेरिका के एक स्कूल में, जिसका उन्होंने स्टार्टिंग में दिया है उन्होंने इंट्रोडक्शन, जिसको उन्होंने कंडेम किया है, जिसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उसी स्कूल के बारे में वो बता रही हैं कि उनका उस स्कूल में पहले का दिन कैसा था। उससे पहले वो वहाँ के सीज़न और एटमॉस्फेयर के बारे में बता रही हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और हर तरफ बर्फ़ जमी हुई थी। और जो बेल थी, और जहाँ पे वो गई थी, जिस हॉस्टल में पढ़ने गई थी, तो यहाँ पे ये एक हॉस्टल था जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी, और इसके बारे में बताया गया है दैट वाज कार्लिश इंडियन स्कूल, ठीक है। इस स्कूल की बात कर रही हैं वो,
कार्लिश इंडियन स्कूल, जहाँ पे क्या था, अकोमोडेशन वहीं का था, मतलब बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई करते थे। तो उस हॉस्टल में बहुत ऊपर टार पर एक मेटालिक बेल लगी हुई थी जो ब्रेकफास्ट के लिए बजाई जाती थी। जब भी वो बजती थी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी उसकी, जो उनके कानों को, सेंसिटिव ईयर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। The annoying clatter of the shoes on the bare floors gives us no peace. The constant clash of the harsh noises with the undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue, made by the bedlam which I was securely tied. And though my spirit tore itself in the struggling for its lost freedom, all was useless. आगे का वो और बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा annoying clatter. Now clatter again, it's a sound that is very heavy, ठीक है, loud and heavy sound, sounding word है. And annoying आप बोल सकते हो troubling, ठीक है, ट्रबलिंग बोल सकते हो, एंगरिंग बोल सकते हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। तो इस तरह की एक गुस्सा देने वाली बहुत तेज़ आवाज़ जो थी वो क्या थी, शूज़ की थी, जहाँ पे बच्चे बेयर फ्लोर पे, अनकवर्ड फ्लोर पे शूज़ पहनकर जब चलते थे उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी और बिल्कुल भी शांति नहीं थी। तो यहाँ पे जो वुडन प्लैंक्स होते हैं या अगर सीमेंटेड फ्लोर है, कैसा भी फ्लोर है, उस पर जब शूज़ की जो खट 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 इस तरह की जो आवाज़ आती है, वो काफ़ी सारे बच्चे जब एक साथ वॉक करते थे तो वो जो साउंड थी वो बहुत तेज़ हो जाती थी और वो बहुत ज़्यादा टायरसम लगती थी, बिल्कुल भी शांति नहीं थी वहाँ पे। ये जो कॉन्स्टेंट क्लैश हार्श नॉइसेस हैं, बहुत सारे, कॉन्स्टेंट आप बोल सकते हो परमानेंट, ठीक है, मीन्स नॉन स्टॉप, वो बंद नहीं होते थे। इस तरह के जो बहुत सारे अलग अलग तरह के जो नॉइसेस थे, और ये कैसे थे, अंडर करेंट ऑफ मेनी वॉइसेस, बहुत सारी अलग अलग तरह की आवाज़ें आती थी जो बिल्कुल भी बंद नहीं होती थी, नॉन स्टॉप चलती रहती थी। और मर्मरिंग इज कॉल्ड, बहुत स्पीकिंग वेरी स्लो, क्योंकि जिसमें आपस के जो लोग विस्पर करते हैं, मर्मर करते हैं। अननोन टंग, वाई इट इज लिखिंग अननोन टंग, अननोन टंग शी हैज़ रिटन विद फॉर अननोन पीपल, अननोन पीपल और अननोन पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप आप बोल सकते हो आप, जो जितने भी वहाँ पे थे, अब वो नहीं आई थी तो वो जानती नहीं थी किसी को, तो जितने लोग थे सब धीरे 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 बातें करते रहते थे, बहुत देर तक लगातार बातें करते थे, नॉन स्टॉप, और भी बहुत सारी तरह की आवाज़ें आ रही थी। और ये सब आवाज़ें जो मिलके एक तरह का बैडलम प्रोड्यूस कर रही थी, अनरेस्ट प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि आई वॉज सिक्योरली टाइड, विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, जिसमें कि मैं बंधी हुई थी, मैं उससे बाहर कहीं भी जा नहीं सकती थी। दूसरी तरफ मेरी जो स्पिरिट थी, मेरा जो इंथुजियाज्म था, मेरा जो पैशन था, वो कैसा हो गया था, वो टोर, दैट वॉज टोर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर, वो टूट चुका था, वो